नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और अब हिमाचल समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह इन्वेस्टर मीट के लिए बुधवार को मुंबई रवाना होंगे। 3 बड़ी इन्वेस्टर मीट के दौरान राज्य सरकार ऑटोमोबाइल, आईटी/बीटी और नैनो तकनीक पर आधारित बड़े निवेशकों को आकर्षित करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह मुंबई रवाना होंगे, जहां वह 3 इन्वेस्टर मीटिंग में निवेशकों को आकर्षित करने की तैयारी में है। इसके अतिरिक्त पर्यटन, कृषि, बागवानी और साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी बड़े निवेशक आमंत्रित किए जाएंगे। उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ जा रहे हैं। राज्य सरकार के अन्य आला अधिकारी भी 10 नवंबर तक इन्वेस्टर मीट में शामिल रहेंगे। इन बड़ी बैठकों के जरिए जो 100 बड़े औद्योगिक घराने आकर्षित करने की तैयारी है, उनसे हिमाचल के 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य भी रखा गया है। हिमाचल में सरकारी क्षेत्र में तो रोजगार के ज्यादा अवसर नहीं है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निर्देशों पर अधिकारियों ने ऐसे उद्योगों की फहरिस्त तैयार की है जो ज्यादा से ज्यादा रोजगार जुटा सकते हैं। यह औद्योगिक इन्वेस्टर मीट मुंबई, अहमदाबाद व बेंगलुरु में होगी। वहीं तैयारियों के सिलसिले में पहले ही अफसर दौरे कर चुके हैं। 5 व 6 नवंबर को मुख्यमंत्री मुंबई में निवेशकों के साथ बैठक करेंगे। उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी कहा है कि निवेशक प्रदेश में किसी भी क्षेत्र में निवेश के लिए आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डे-नाइट न्यूज। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल द्वारा क्रिकेट को लेकर दिए गए बयान पर अब राजनीति गरमाने लगी है। जी हां, जहां धूमल ने क्रिकेट को लेकर एक बार नहीं कई बार कानून तोड़ने की बात कही थी, तो वहीं इस बयान को लेकर कांग्रेसी नेता अब धूमल को घेरने के लिए आगे हैं। हिमाचल कांग्रेस कमेटी के महासचिव रामलाल ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता के दौरान धूमल के बयान की निंदा की, तो HPCA के नाम पर हुई धांधली पर भी जवाब मांगा। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल द्वारा क्रिकेट को लेकर दिए गए बयान पर अब राजनीति तूल पकड़ने लगी है। एक ओर प्रेम कुमार धूमल ने क्रिकेट को लेकर एक बार नहीं कई बार कानून तोड़ने की बात कही, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेसी नेता इस बयानबाजी पर सवाल उठाने में लगे हैं। बात करें हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रामलाल ठाकुर की, तो एक पत्रकार वार्ता के दौरान धूमल के बयान की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि यहां पर प्रेम कुमार धूमल की हताशा सामने दिखती है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रेम कुमार धूमल केंद्र सरकार को बचाने और प्रदेश सरकार को कमजोर करने के मकसद से इस तरीके के बयान दे रहे हैं। उन्होंने इस तरह के बयान को कोर्ट में पेश करने की भी बात कही। धर्मशाला में कुछ स्पोर्ट्स के क्रिकेट वाले जो केसेस थे उनके चलान पुटअप हुए, तो उन्होंने जमानत होने के बाद ये कहा कि क्रिकेट के लिए एक बार तो क्या मैं 100 बार भी कानून तोड़ सकता हूँ। मेरी समझ में ये नहीं आता कि जो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के रहे हों वो इस प्रकार की हताशा में आके ऐसा बयानबाजी कैसे कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रेम कुमार धूमल साहब सेंट्रल गवर्नमेंट को बचाने के लिए और प्रदेश की जो सरकार है उसको जो है वो कमज़ोर करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। रामलाल ठाकुर ने HPCA को बिना दस्तखत दिए 1 रुपए लीज पर जमीन देने के कारणों को पूछते हुए क्रिकेट के नाम पर एक होटल निर्माण में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की धज्जियां उड़ाने की भी बात कही। प्रदेश में तमाम कांग्रेसी नेता अब धूमल के इस बयान की कड़ी निंदा कर रहे हैं, तो वहीं HPCA के मुद्दे पर फिर से धूमल से सवाल पूछ रहे हैं। बिलासपुर से विजय भारद्वाज के लिए विवेक शर्मा, डे-नाइट न्यूज। जिला शिमला की ठियोग हाटकोटी रोहडू सड़क की दुर्दशा को लेकर हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर कम कर निशाना साधा है। शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान सूबे के पूर्व बागवानी मंत्री और हिमाचल बीजेपी के उपाध्यक्ष नरेंद्र बरागटा ने इस मार्ग की दयनीय स्थिति के लिए प्रदेश सरकार को पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराया। बरागटा ने सरकार को सड़क की हालत जल्द ठीक न करवाने की सूरत में जन आंदोलन से लेकर उग्र आंदोलन करने तक की चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की ठियोग हाटकोटी रोडू सड़क की बेहद खस्ता हाल स्थिति राज्य सरकार के लिए अब मुश्किलें खड़ी कर रही है। जिला परिषद सदस्य नीलम सरके के बाद अब राज्य के पूर्व बागवानी मंत्री और बीजेपी के उपाध्यक्ष नरेंद्र बरागटा ने इस सड़क की दुर्दशा के लिए वीरभद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। शिमला में पत्रकारों से रूबरू होते हुए बरागटा ने
सेब उत्पादित क्षेत्र ठियोग से लेकर रोहडू तक की सड़क को यहाँ रहने वाली आबादी के लिए हर लिहाज से घातक बताया। उनका कहना है कि ये पूरी सड़क यहाँ ऊपरी शिमला के लोगों के लिए किसी श्राप से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार इस सड़क को अब तक पक्का नहीं करवा पाई, जिससे अब इन इलाकों के लोग इस सड़क पर सफर करने से कतराने लगे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार का लोगों की स्थिति पर कोई ध्यान नहीं है, जिससे अब लोगों में सरकार के प्रति रोष बढ़ता जा रहा है। ठियोग हाटकोटी रोडू रोड जो है वो उसकी लाइफलाइन है, लेकिन दुर्भाग्य से जब 2007 में इसके टेंडर लगाए गए तो तत्कालीन सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें उन्हें फॉरेस्ट की और एनवायरनमेंट की जो है वो क्लीयरेंस नहीं ली, एक। और दूसरा जो हमारे ऐसे लोग थे जिनकी उनकी जमीनें इन्वॉल्व होनी थी उसको एक्वायर ही नहीं किया गया और टेंडर लगा दिए गए। चाइनीज जो कंपनी थी उसको टेंडर जब उसने काम शुरू किया तो ना तो कोई पेड़ उसमें से हटाए गए, ना अन्य फॉर्मेलिटीज उसमें करने का जो है पूर्व सरकार ने जो है वो प्रयास किया था। भाजपा ने सरकार से जल्द इस सड़क को पक्का करवाने की मांग उठाई है। ऐसा न करने की सूरत में पार्टी ने सरकार से आमने सामने की लड़ाई करने का मन बना लिया है। पार्टी उपाध्यक्ष ने सीधे तौर पर सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही ठियोग से लेकर रोहडू मार्ग की दशा नहीं सुधरी तो पार्टी सरकार के खिलाफ जन आंदोलन छेड़ेगी, और अगर उसके बाद भी सरकार नींद से नहीं जागेगी तो भाजपा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने और सरकार के खिलाफ सड़कों से लेकर विधानसभा तक उग्र आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेगी। पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वक्त में सुबह शाम राम और भगवान के जो है वो जब की तरह जो है सड़क का नाम बोला करते थे, आज वो कहीं नजर नहीं आ रहे और सब एक ही बात बोलते हैं कि दिसंबर तक इंतजार करो। दिसंबर तो आ गया और अभी कोटखाई में मुख्यमंत्री जी गए थे, उन्होंने वहाँ एक घोषणा कर दी कि हम दिसंबर तक इंतजार करेंगे, उसके बाद हम कैंसिल कर देंगे। उसका मतलब कैंसिल करोगे फिर और रिपीट करोगे आप टेंडर, फिर और ग्लोबल टेंडर में जाओगे, फिर और 1 साल लगाओगे। इसका मतलब है कि आपका इरादा जो है सड़क बनाने का नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सत्याग्रह करने का हमने आज ऐलान कर दिया है और वो सत्याग्रह 14 नवंबर को रोहडू से शुरू होगा। हिमाचल प्रदेश में सेब का 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होता है। वहीं इसी कारोबार में जिला शिमला का सर्वाधिक योगदान रहता है, लेकिन ठियोग हाटकोटी रोहडू जैसे मार्ग उन्हीं बागवानों के लिए सबसे बड़ी आफत बन चुका है जो अपनी साल भर की कड़ी मेहनत के बाद इस कारोबार को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे में इस मुद्दे पर यहाँ रहने वाले बागवानों को भाजपा का समर्थन मिलने के बाद सरकार की मुश्किलें भी बढ़ती दिख रही हैं। शिमला से मोहित शर्मा के साथ रूपक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज। प्रदेश में पंचायती राज और शहरी निकायों में उपचुनाव 30 नवंबर को होंगे। 13 नवंबर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके लिए चुनाव आयोग ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी। इन संस्थाओं ने रिक्त पड़े कुल 232 पदों के लिए उपचुनाव करवाए जा रहे हैं। अगले साल इन संस्थाओं के सामान्य चुनाव होने हैं। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों में उपचुनाव 30 नवंबर को होंगे। अधिसूचना जारी होने के साथ ही इन सभी क्षेत्रों में जहां चुनाव होने हैं उनमें आदर्श चुनाव आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में जिला परिषद कांगड़ा का वार्ड 1 एवं जिला परिषद किन्नौर का वार्ड 1 भी शामिल है। प्रदेश में पंचायत समिति सदस्यों के 13 पद, प्रधानों के 32 पद, उप प्रधानों के 24 पद तथा ग्राम पंचायत सदस्यों के 160 से अधिक पदों के लिए उप निर्वाचन होने हैं। इनके अतिरिक्त जो भी पद 3 नवंबर 2014 तक रिक्त घोषित होंगे वहां भी उपचुनाव होंगे। बिलासपुर जिले में पंचायत समिति के 1 पद, प्रधान के 2, उप प्रधान के 2 तथा पंचायत सदस्यों के 5 पदों। चंबा में प्रधान के 2 पद, उप प्रधान के 6, पंचायत सदस्यों के 20 पद। हमीरपुर जिले में पंचायत समिति के 1, प्रधान के 5, उप प्रधान के 2, पंचायत सदस्यों के 20 पद खाली पड़े हैं। अगर बात करें कांगड़ा जिला की, तो कांगड़ा में जिला परिषद सदस्य के लिए 1 पद, पंचायत समिति सदस्य के 3 पद, प्रधान के 6 पद, उप प्रधान के 7 पद तथा ग्राम पंचायत सदस्यों के 31 पदों के लिए उपचुनाव होने हैं। किन्नौर जिले में जिला परिषद के 1 पद, पंचायत समिति के 1 पद, प्रधान के 4, उप प्रधान के 1 पद, ग्राम पंचायत सदस्यों के 8 पदों पर उपचुनाव होना है। अगर बात करें कुल्लू जिला की, तो कुल्लू जिले में पंचायत समिति के 2 पद, प्रधान के 2 पद, ग्राम पंचायत सदस्यों के 9 पदों पर उपचुनाव है। लाहौल स्पीति जिला में पंचायत समिति सदस्यों के 2 पद, ग्राम पंचायत सदस्यों के 5 पद इस उपचुनाव में शामिल हैं।
मंडी जिले में पंचायत समिति के सदस्यों के 2 पद, प्रधान के 4 पद, उप प्रधान के 3 पद, ग्राम पंचायत सदस्य के 26 पदों पर उपचुनाव होना है। शिमला जिला में पंचायत समिति के सदस्य का 1 पद, प्रधान के 4, ग्राम पंचायतों के सदस्यों के 11 पद शामिल हैं। सिरमौर जिले में प्रधान का 1 पद, उप प्रधान का 1 पद, ग्राम पंचायत सदस्य के 6 पद शामिल हैं। अगर बात करें सोलन जिला की, तो सोलन जिले में ग्राम पंचायत सदस्य के 7 पद तथा ऊना जिला में प्रधान के 2 पद, उप प्रधान के 2 पद तथा ग्राम पंचायत सदस्यों के 13 पदों के लिए उपचुनाव होने निश्चित हुए हैं। इस माह 13, 14 व 15 नवंबर को नामांकन पत्र प्रातः 11 बजे से सायं 3 बजे तक भरे जा सकते हैं, जबकि 17 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 19 नवंबर को सायं 3 बजे तक नामांकन पत्र वापस लिए जाएंगे। 30 नवंबर को प्रातः 7 बजे से सायं 3 बजे तक मतदान होगा। ग्राम पंचायतों के प्रधानों व उप प्रधानों तथा सदस्यों के मतों की गणना उसी दिन मतदान के उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय में होगी। जिला परिषदों तथा पंचायत समिति सदस्यों के मतों की गणना 1 दिसंबर को संबंधित विकासखंड मुख्यालय पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज। हिमाचल को पहला सैन्य हवाई अड्डा मिलने की उम्मीदों को नए पंख लगते नजर आ रहे हैं। रक्षा मंत्रालय के निर्देश पर भारतीय सेना स्पीति घाटी के रांगरिक में हवाई पट्टी को नए सिरे से तलाशने के लिए सर्वेक्षण शुरू करने जा रही है। लद्दाख के चुमार क्षेत्र में 3000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले सुखोई बेस्ड न्योमो सैन्य हवाई अड्डे का निर्माण पूरा होते ही रक्षा मंत्रालय की अगली प्राथमिकता स्पीति घाटी के रांगरिक में हवाई पट्टी बिछाने की है। रक्षा मंत्रालय ने सीमा सड़क संगठन से भी रांगरिक में हवाई अड्डे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगी है। जनजातीय आयोग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं लाहौल स्पीति के विधायक के अनुसार रक्षा मंत्रालय से उन्हें सूचना मिली है कि सेना के एक्सपर्ट सर्वेक्षण के लिए जल्द ही रांगरिक का रुख करने जा रहे हैं। हालांकि पूर्व में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के आधार पर रांगरिक में हवाई पट्टी बिछाने से हाथ पीछे खींच लिए थे, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी सामरिक ढांचे की मजबूती के लिए रांगरिक में सैन्य हवाई अड्डे बनाने का यह सही समय है। लद्दाख क्षेत्र में 5 सैन्य हवाई अड्डे लेह, करगिल, थोइस, सियाचिन ग्लेशियर के समीप तथा वहां सामरिक तैयारियों को रफ्तार मिली है, जबकि हिमाचल में बॉर्डर एरिया को अभी तक एक भी सैन्य हवाई अड्डा नहीं मिल पाया है। 10वें वित्त आयोग में रांगरिक में हवाई पट्टी बिछाने के लिए भारत सरकार ने 30 करोड़ रुपए की राशि जारी की थी, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी से ग्रीन सिग्नल न मिल पाने के चलते यह बजट अन्यंत शिफ्ट करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज। हिमाचल प्रदेश में हेडमास्टर से प्रिंसिपल के पदों पर प्रमोशन के लिए 10 दिनों के भीतर एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जमा करवाने के निर्देश सभी जिलों के उप निदेशकों को जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश शिक्षा निदेशालय ने अपना कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। 10 दिनों के भीतर ACR रिपोर्ट जमा न होने पर प्रदेश के हेडमास्टरों और प्रिंसिपल पद पर प्रमोशन से भी वंचित रहना पड़ सकता है। इसके चलते अब शिक्षा निदेशालय शिमला ने उप निदेशकों को फटकार लगाते हुए पदोन्नति के लिए आवश्यक कार्रवाई जल्द ही अमल में लाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय शिमला द्वारा प्रदेश के सभी उप निदेशकों को निर्देश जारी किए गए हैं। शिक्षा उप निदेशकों को निर्देश जारी करते हुए विभाग ने 10 दिनों के भीतर ACR जमा करवाने को कहा है। इसके तहत प्रदेश के हेडमास्टरों की सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से प्रिंसिपल पदों पर प्रमोशन प्रदान की जानी है। शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय द्वारा अभी तक ACR ही जमा नहीं करवाई गई हैं। निदेशालय के बार बार निर्देशों के बावजूद उप निदेशक कार्यालय सुस्त बने हुए हैं, जिसके कारण अब निदेशालय ने मात्र 10 दिनों के भीतर सभी ACR जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। उप निदेशकों को सीनियरिटी नंबर को ACR फॉर्म में सही तरीके से भरना होगा। निदेशालय ने ACR जमा करवाने की सूची वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी है। उधर उच्च शिक्षा विभाग निदेशक के अनुसार हेडमास्टर से प्रिंसिपल पदों पर प्रमोशन की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी उप निदेशकों को ACR जमा करवाने को 10 दिन का समय दिया गया है। उसके बाद विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहरहाल हेडमास्टरों को प्रिंसिपल पदों पर प्रमोशन प्राप्त करने के लिए शिक्षा विभाग को उनकी ACR जमा करवानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज।
धर्मशाला में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों पर पुलिस लगातार दबिश बनाए हुए है। इस साल करीब 12 विदेशियों को अवैध रूप से रहने के लिए पकड़ा गया। बढ़ते आंकड़े को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने नई मुहिम शुरू की है, जिसके चलते धर्मशाला पुलिस कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कांगड़ा के सभी होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस के मालिकों ने भाग लिया। यह बैठक पुलिस अधीक्षक कपिल शर्मा की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने होटल मालिकों को निर्देश दिए कि अब विदेशी सैलानियों की सूची ऑनलाइन दर्ज की जाए, जिसमें उनके आने जाने के साथ उनके पहचान पत्र की पूरी जानकारी होगी, ताकि पुलिस सभी पर नजर बनाए रखे। धर्मशाला में जो भी विदेशी आते हैं और होटल्स में या इंडिविजुअल हाउसेज में ठहरते हैं, उनको नियम के मुताबिक एफआरओ में रजिस्टर्ड करवाना होता है। और इस रजिस्ट्रेशन को हमने धर्मशाला में ऑनलाइन शुरू कर दिया है। और आज जो ये वर्कशॉप रखी गई है, ये जो होटलियर्स हैं इनको एजुकेट करने के लिए और ट्रेन करने के लिए रखी गई है कि किस प्रकार से फॉर्म सी और फॉर्म एस जो है इनको फिलअप किया जाता है और किस साइट पर जाकर आपको इसे जो है वो एफआरओ ऑफिस को भेजना है, ताकि कंप्लीट डाटा जो है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन जो है वो धर्मशाला के क्षेत्र में हो सके। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने मिजाज बदल लिया है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी हिमपात की आशंका जताई है। वहीं मध्यवर्ती और मैदानी इलाकों में बारिश के चलते तापमान में और गिरावट की संभावना जताई है। हिमाचल के कई क्षेत्रों के मौसम में बदलते मिजाज के साथ ही पारा शून्य से नीचे लुढ़क गया है। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया है। कई दिनों से खिल रही तेज धूप के बाद अब हिमाचल में बर्फबारी और बारिश अपना असर दिखाएगी। राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पारा अभी से शून्य से नीचे चल रहा है। वहीं मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में भी ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इन इलाकों में शाम ढलते ही लोग अपने घरों में दुबक कर रहने को मजबूर हैं। उधर पहाड़ों की रानी शिमला भी ठंड की चपेट में है। शिमला का न्यूनतम तापमान इन दिनों 9 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज किया जा रहा है। वहीं राज्य में सबसे कम तापमान लाहौल स्पीति जिले में दर्ज किया जा रहा है, जहां लोगों का अभी से ठंड से हाल बेहाल है। राज्य के मौसम विभाग की माने तो सोमवार देर रात से पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर हिमाचल में भी होगा, जिसके बाद यहाँ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिश होने के पूरे आसार हैं। मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह का दावा है कि सोमवार से हिमाचल में मौसम करवट लेगा और हिमाचल के ज्यादातर इलाकों में ठंड बढ़ जाएगी। वहीं 6 और 7 नवंबर को मौसम साफ रहेगा, लेकिन उसके बाद बारिश और बर्फबारी 9 नवंबर तक जारी रहेगी। मौसम के बदले मिजाज के बाद हिमाचल के तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। बारिश होने की या स्नोफॉल होने की संभावना है। जो हिमाचल प्रदेश के जो ऊपर के इलाके हैं वहाँ पे 5 तारीख तक जो हिमपात होने की संभावना बनी रहेगी, लेकिन उसके बाद 6 तारीख को मौसम साफ हो जाएगा। उसके बाद फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना है, जिससे 7 और 8 तारीख को फिर से दोबारा जो हाई रिचेज है उसमें स्नोफॉल हो सकता है और 8 तारीख को जो मिड हिल्स और लो हिल्स है उसमें भी बारिश होने की संभावना है। जो लाहौल स्पीति का एरिया उसमें किलोंग का जो तापमान है वो 1.4 डिग्री चल रहा है, जो कि ऊपर के इलाके हैं उस पर जो तापमान है इससे भी कम चल रहे हैं। और जो निचले इलाके हैं मिड हिल्स है उसमें जो तापमान है 7 से लेकर 10 डिग्री के बीच चल रहे हैं। पिछले साल हिमाचल में भारी बर्फबारी और बारिश के बाद ठंड ने कहर बरपाया था। भारी बारिश से हिमाचल के ज्यादातर ऊपरी क्षेत्र शेष दुनिया से कट गए थे। वहीं बर्फबारी के दौरान यहां ज्यादातर इलाकों में बिजली कई हफ्तों तक नहीं थी। बर्फबारी से प्रभावित इलाकों में लोगों को बिजली, पानी जैसी रोजमर्रा की चीजें नहीं मिल पाती। अक्सर हिमाचल में भारी बर्फबारी से निपटने के लिए हिमाचल सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन भारी बर्फबारी से प्रभावित इलाकों में सरकारी तंत्र पूरी तरह से नाकाम रहता है। ऐसे में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद अगर भारी बर्फबारी होती है तो एक बार फिर ऊपरी हिमाचल के लोगों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। शिमला से मोहित शर्मा के साथ रूपक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज। 2 नवंबर से 4 नवंबर तक चलने वाले एनएसयूआई प्रदेश स्तर के प्रशिक्षण शिविर दिशा का आज समापन हो गया। इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन बिलासपुर जिले के किसान भवन में किया गया था, जिसमें एनएसयूआई संगठन के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने शिरकत की। इस शिविर का उद्देश्य प्रदेश स्तर पर संगठन को मजबूत करना और जिला स्तर पर छात्रों को होने वाली समस्याओं पर चर्चा कर उनका समाधान करना था। 3 दिनों तक चलने वाले इस शिविर में एनएसयूआई के इतिहास के साथ साथ उसकी जिम्मेदारियों पर भी चर्चा की गई।
गुरु नानक देव जी का 546वें प्रकाश पर्व के अवसर पर सोलन में नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हिमाचल के प्रधान दलजीत सिंह भिंडर विशेष रूप से उपस्थित रहे। नगर कीर्तन गुरुद्वारा सिंह सभा अपर बाजार से शुरू हुआ। नगर कीर्तन गुरुद्वारा सिंह सभा सपरूपन में संगत के लिए रुका, जिसके बाद ये बाईपास चंबाघाट से होता हुआ वापस गुरुद्वारा साहिब पहुंचा। नगर कीर्तन में रागी जत्थे, ढाडी जत्थे, स्कूली बच्चे, बड़ू साहिब और स्थानीय जत्थों ने शिरकत की। प्रकाश पर्व 6 नवंबर को श्रद्धा भावना एवं हर्षोल्लास के साथ गुरुद्वारा साहिब अपर बाजार में मनाया जाएगा। इस दिन गुरबाणी कीर्तन और बच्चों में धार्मिक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। श्री गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु का प्रकाश दिवस है। जब जुल्म की आंधी झूल रही थी 1469 ईस्वी में सतगुरु नानक प्रगटया, मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। गुरु नानक पातशाह ने आके सारे धर्मों को एक होने के लिए कहा। भारत तिब्बत व्यापारिक संबंधों के प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले पर संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। मेले में अपने पशुओं के साथ पहुंचे पशुपालकों को कोई भी सुनने वाला नहीं है। कोर्ट से कॉलेज की जमीन पर प्रदर्शन को नामंजूरी मिलने के बाद पशुपालकों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। पशुपालकों के पास अब ना तो पशुओं के लिए दाना पानी है और ना ही जमीन। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले से ठीक पहले हर साल 4 से 6 नवंबर तक घोड़ों की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, जिसमें विलुप्त प्राय चमुर्थी नस्ल के घोड़े तिब्बत और पिन घाटी से लाए जाते हैं। इस दौरान घोड़ों के लिए चारा, चिकित्सा सुविधा आदि तमाम सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती थी। इसे लेकर पशुपालन विभाग ने पहले ही बैनर और दूसरे माध्यमों से प्रचार किया था। सरकारी तंत्र को उम्मीद थी कि न्यायालय से कॉलेज मैदान की अनुमति आसानी से ले ली जाएगी, लेकिन न्यायालय ने अनुमति नहीं दी तो मजबूर होकर मैदान अब खाली करना पड़ा है, जिसके बाद पशुपालन विभाग का अमला भूमिगत हो गया है। तो इस बार जो है हमारे यहाँ से करीब 30-40 लोग हैं व्यापारी घोड़ों के, और यहाँ जो है 4-5 दिन से हम यहाँ पड़े हुए हैं। घोड़े अभी तक जो है पूरे नहीं पहुँचे हैं और यहाँ इतनी असुविधा हो रखी है। घोड़े जो है हम यहीं ग्राउंड में देखते थे, सभी जो है दौड़ा करके जो है बूढ़ा हो लंगड़ा हो, अब जो है ग्राउंड से घोड़े बाहर कर दिए। लोगों को जो घोड़ों को देखने में ये बहुत असुविधा हो रही है। कोर्ट से कॉलेज मैदान की मंजूरी न मिलने से पशुपालक अब कई असुविधाओं से जूझ रहे हैं। ऐसे ही हाल दूसरे प्रदेशों से आए घोड़े के व्यापारियों का भी है। घोड़े के व्यापारियों का कहना है कि अब घोड़े 3 दिन से प्यासे हैं, ना तो उन्हें पीने के लिए पानी मिल पा रहा है और ना ही चारा। आज मेरे को तीसरी रात होती है यहाँ, और ना कोई पानी ना घास। देखो यहाँ पर माम तो भटक रहे, देखो यहाँ पर अब ना ग्राउंड में जाने दे रहे, ना हम हो रहे ना परे रहे जी। या तो हमारे को पहले कोई 10-15 महीना पहले बताते हम घोड़े नहीं लेते, अपने घोड़े पाट रखे जी। उसीलिए हम बड़ी आशा से आए थे यहाँ पर। पहले बताना चाहिए था कि भाई सब कुछ मिलेगा, दाना मिलता था। आज से हमारे को ना कोई दाना मिल रहा ना घास मिल रहा है। और डॉक्टरी वगैरह भी होती थी, डॉक्टर भी आते थे। किसी पशु को कोई बीमारी लग जाती थी उसका इलाज भी होता था। किसी को जख्म है उसके लिए दवाइयाँ मिलती थी। हर प्रकार की तरह से जो है तो हमारे को सहायता मिलती थी। तो इस बार जो है तो जनाब अभी तक हमारे को कुछ भी नहीं है। हम पशु लेके आते हैं है ना, तो हमारे को बैठने को जगह नहीं है, घोड़े बांधने को जगह नहीं है। यहाँ गाड़ियाँ चलती है, घोड़े को पानी नहीं, घास नहीं, दाना नहीं, कोई पूछते नहीं। अब इस घोड़े की प्रदर्शनी के लिए ना तो जमीन है और ना ही उनके पशुओं के लिए चारा और पानी। सवाल ये उठ रहा है कि अब ये प्रदर्शनी की जाए तो कहां, और आने वाले सालों में प्रदेशवासियों को फिर से ये लोग प्रदर्शनी लगाएंगे या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। वहीं प्रशासन के दोहरे रवैये से सब सकते में हैं। रामपुर से विशेषज्ञ नेगी के लिए विवेक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज। हिमाचल समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।